सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 24 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट को लेके है जो हुई। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका पर्पस बताया इस मीटिंग का कि जो है नॉर्थ ईस्ट को इन्वेस्टमेंट और जो आप ग्रोथ का नया हब बनाने का विज़न रखा। और उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट अब कोई फ्रंटियर रीजन के बजाय अब जो है वो फ्रंट रनर ऑफ ग्रोथ बनेगा। और रीजन के पास वाइड इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारा गेटवे होगा। नॉर्थ ईस्ट जो हमारा होगा साउथ गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड के लिए। ठीक है, इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो बोला कि डेवलपमेंट बाकी है इन सेक्टर्स में। वहाँ के जो फोकस सेक्टर्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? बायो इकोनॉमी रहेगा, बैम्बू सेक्टर रहेगा, टी प्रोडक्शन है, पेट्रोलियम है, इकोनॉमिक टूरिज़्म है और स्पोर्ट्स। तो रीजन को इन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये पावर हाउस ऑफ एनर्जी है। और अष्ट लक्ष्मीज बोला, यानी 8 फॉर्म ऑफ प्रॉस्पेरिटीज़ जो होती हैं लक्ष्मी की। और कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि इंडिया जो है प्रोजेक्ट्स को ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो करेगा हमारे जो इधर के रीजन है साउथ ईस्ट के, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस। और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड ब्रिज बनाएगा ये आसियान कंट्रीज़ के बीच में। और पॉलिसी शिफ्ट भी किया इंडिया ने। लुक ईस्ट पॉलिसी से जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई है। जो ईस्ट का मतलब इन्होंने बताया है कि ईस्ट का मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन और ट्रांसफॉर्म। तो अब पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक पॉइंट इसमें क्या है कि बांग्लादेश के एडवाइज़र ने नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक्ड बोला था और चाइना के एक्सेस के लिए बांग्लादेश को गार्जियन ऑफ द ओशन बताया। तो इस पे इंडिया ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया था। तो ये बेसिकली पूरा नॉर्थ ईस्ट समिट के बारे में है। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बेसिकली डिफरेंस क्या है? लुक ईस्ट पॉलिसी में सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने की बात करते थे। यहाँ पे ईस्ट में जो ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनमें उनसे यहाँ पे एक्ट ईस्ट में इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्लस सिक्योरिटी आपका प्लस कल्चरल टाइज, ये सारा बात करते थे बढ़ाने की। और ये प्राइमरीली आसियान कंट्रीज़ पे फोकस्ड होता था। और ये आसियान प्लस ईस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक, इन सब पे फोकस्ड है। तो यहाँ पे बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड और इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड ज़्यादा ये पॉलिसी है एक्ट ईस्ट आपकी। फिर यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली यूरोपियन यूनियन के इंपोर्ट्स पे 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। और ऐसा क्यों किया कि लास्ट मंथ ट्रंप ने मल्टीपल कंट्रीज जैसे यूरोपियन यूनियन पर स्वीपिंग टैरिफ लगाए थे, जैसे ऑटोमोबाइल, स्टील, एल्यूमिनियम। और 90 दिन का पॉज दिया गया था मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को नेगोशिएशंस के लिए। बट अभी यूरोपियन यूनियन भी वार्न कर रहा है कि अगर टॉक्स फेल हुई तो यूएस पर भी वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। फिर यहाँ पे इंडिया जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसको एक डोजियर सबमिट करने वाला है, जिसमें कि एम क्या होगा कि जो पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने के लिए करेगा ये सब। तो FATF क्या है? बेसिकली एक ग्लोबल बॉडी, इंटरनेशनल वॉचडॉग है जो कंट्रीज़ के जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जो उनका होता है या इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर वॉच डॉग की तरह काम करता है। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1987 में G7 कंट्रीज़ के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर आपका जो पेरिस में है। और इसका जो मेन एम होता है कि जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम को सेफ बनाना, कि कंट्रीज़ जो फाइनेंस को है हेल्प ना करें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए या ब्लैक मनी के लिए, तो या टेरर फंडिंग के लिए। तो इसमें 2 लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में आने का मतलब है कि इन कंट्रीज़ को वार्निंग दी जाती है और इनको फाइनेंशियल सिस्टम अपना फिक्स करने के लिए बोला जाता है। और इन पे जो है जो कोई भी लोन मिलना होता है वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, क्योंकि इनकी रेपुटेशन हर्ट होती है इससे इन कंट्रीज़ की। और ब्लैक लिस्ट पर और भी ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस और भी हार्शर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये ग्रे लिस्ट के एग्जांपल जैसे आपके हो गए, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान आपका 2018 से 2022 के बीच में था, फिर निकाल दिया गया। फिर इसमें हो जाता है नॉर्थ कोरिया हो गया जैसे ब्लैक लिस्ट में। तो ये होता है बेसिकली डिफरेंस। तो अभी क्या है कि इंडिया डोजियर सबमिट कर रहा है कि पाकिस्तान को जो है वापस ग्रे लिस्ट में डालने के लिए। तो पाकिस्तान ने बेसिकली 2022 में बोला था कि जो है जब इसको ग्रे लिस्ट से निकाला गया था कि ये अपने यहाँ पे एंटी टेरर लॉ बनाएगा।
बट वो अभी तक नहीं किया। तो इंडिया के पास एक सफिशिएंट रीज़न है इसको दोबारा से FATF को बोलने का कि दोबारा से वॉच लिस्ट उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे पंजाब के जो गवर्नर है उनका जो मेनेंस ऑफ ड्रग पंजाब में वो मैटर इमीडिएट कंसर्न का बताते हैं, जिसमें बोलते हैं कि पंजाब में जो सिंथेटिक ड्रग है और जो काफ़ी और जो आपके दूसरे ड्रग्स हैं वो यूथ पे काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ड्रग प्रॉब्लम ये बॉर्डर एरियाज़ में स्पेशली पाकिस्तान के पास ज़्यादा प्रेवेलेंट है, जैसे कि वो ड्रोन्स और अदर इलीगल रूट से ड्रग्स स्मगल कर रहा था पंजाब के बॉर्डर्स पे। तो वही गवर्नर का रिस्पॉन्स है कि अभी हम काफ़ी दूर हैं ड्रग फ्री होने में। और एक पॉजिटिव साइन ये है कि 200 विलेजेस ने ड्रग फ्री विलेज ये ड्रग फ्री इंस्टीट्यूशन कैंपेन स्टार्ट किए हैं, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस बढ़ रही है और इसको और थोड़ा इम्प्लीमेंट और स्ट्रांगली करने की ज़रूरत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे एक इनिशिएटिव है नशा मुक्त भारत अभियान 2020 में चलाया गया था, एक अच्छा स्टेप है, बट इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर और स्ट्रांग होना चाहिए, ये बोलते हैं ये। और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है तो एक फाइनेंशियल पैकेज मिलना चाहिए जैसे वहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए और बॉर्डर रिलेटेड चैलेंजेस के लिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं AS ओका जी, वो रिटायर हो गए हैं। तो उन्होंने रिटायरमेंट पे अपने क्या बोला कि जस्टिस को जो है ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन और जुडिशरी इंटीग्रिटी पर जोर देना चाहिए। और उनका मैसेज क्लियर था कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और जो ह्यूमन कॉन्शियंस होता है वो सबसे ऊपर होना चाहिए किसी भी डिसीजन को लेने के टाइम पे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सर्विसेज हैं, जो ग्रुप ए ऑफिसर्स की उनको ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज बोला, ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज माना जाएगा ऑल पर्पजेज़ के लिए। मतलब जो CAPF ऑफिसर्स हैं उनको वही स्टेटस और बेनिफिट मिलेंगे जो IFS और IRS जैसे ऑर्गेनाइज सर्विसेज को मिलते हैं। तो अभी क्या फ़िलहाल एक असिस्टेंट जो कमांडेंट होता है उसको कमांडेंट बनने के लिए 25 साल लगते हैं, जबकि नॉर्मली 13 साल होना चाहिए। एक DIG लेवल का रैंक ऑफिसर होता है वो 31 साल बाद जो है एक DIG रैंक ऑफिसर बाद में जो है वो DIG बनाए, उसको DIG बनाया। एक सेकंड, तो एक DIG ऑफिसर ने बोला कि जो है उसको 31 साल बाद जो है उसको प्रमोशन DIG बनाया गया, जबकि वो 21 साल का टेन्योर होना चाहिए। तो ये रूलिंग है, इससे जो प्रमोशन है वो फास्ट होंगे। और लगभग जो है जो आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में क्या क्या आता है, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आता है, BSF, CISF, CRPF, SSB, सीमा सशस्त्र बल और ITBP, ठीक है। सबसे होगा क्या बेसिकली कैडर रिव्यू भी होगा और जिससे ऑफिसर्स की ग्रोथ भी बेटर होगी इस सबसे। यहाँ पे जो केरला का सबरीमाला हिल टेम्पल है उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल चल रहा है वहाँ पे, मांडला मरा कावालीकू फेस्टिवल सीज़न चल रहा है वहाँ पे। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वेस्ट और इनडिस्क्रिमिनेट गार्बेज डंपिंग हो रही है। तो जिसकी वजह से एक एलिफेंट और दो एलिफेंट और एक डियर की जो है जान चली गई। तो पेरियार टाइगर रिजर्व के ऑफिशियल्स ने भी ये बताया कि एलिफेंट्स ग्रुप में आकर ये सब गार्बेज खाते हैं तो उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। तो इमीडिएट्स लेने की ज़रूरत है ताकि टेम्पल और वाइल्ड लाइफ दोनों सेफ़ रहें और पॉल्यूशन ना हो। फिर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पोलिंग डे के लिए कुछ नए रूल्स उन्होंने जारी किए हैं, जैसे कि जो वोटिंग प्रोसेस है जिससे कि और स्मूथ, ट्रांसपेरेंट और जो है वोटर फ्रेंडली बनने। तो इससे बेसिकली रूल्स क्या चेंज किए गए हैं कि जो अब पोलिंग स्टेशन होगा उसके बाहर मोबाइल फ़ोन्स डिपॉजिट करने का अरेंजमेंट होगा। तो वोटर जो अपने मोबाइल फ़ोन से पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाना उनको मना रहेगा। और मोबाइल फ़ोन्स जो होंगे पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर तक अलाउड रहेंगे, लेकिन स्विच्ड ऑफ मोड में। और कैनवासिंग के दिन पे जो है कोई भी 100 मीटर के रेडियस के अंदर जो है कोई भी कैनवासिंग जो है अलाउड नहीं रहेगी। और तो ये बेसिकली ये सब रूल्स हैं जो ये बोलते हैं रूल सिलेक्शन लॉज के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के हिसाब से हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे थिएटर कमांड बनाने की बात की गई है जो कि किक स्टार्ट करेगा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के। तो ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है, ये बेसिकली एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जहाँ की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आपकी कंबाइन की जाती हैं अंडर अ सिंगल यूनिफाइड कमांड, ठीक है। और जितने भी ऑपरेशनल डिसीजंस होती हैं किसी भी स्पेसिफिक रीजन या फिर थिएटर के लिए वो ये लेते हैं जो सिंगल कमांडर होते हैं। तो अब ये सर्विसेज इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने की बजाय एक ITC जो इन सर्विसेज को एक साथ लेके आता है एक कमांडर के जो है अंडर सिंगल कमांडर किसी पर्टिकुलर रीजन या मिशन के लिए। तो ये क्या होता है, थिएटर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए और जो कोई ऑपरेशन कंडक्ट होना होता है
तो जो वर्क सीमलेसली हो सके इसके लिए। तो ये क्या करेगा, बेटर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करेगा इन तीनों के बीच में, जॉइंटनेस और सिनर्जी इंश्योर करेगा, और जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हैं वो भी कम करेगा, और एफिशिएंसी आपकी जो बढ़ाएगा जो कमांड्स की है। तो एक ग्लोबली एग्जांपल देते हैं कि जो है जैसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, जैसे कि यूएस हो गया, उसकी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है मोस्ट, जो कि इफेक्टिव होता है किसी वॉरफेयर के लिए। यहाँ पे जो अभी हमारा मल्टी पार्टी डेलीगेशन जो भेजा गया है 33+ कंट्रीज़ में सपोर्ट गार्नर करने के लिए, बेसिकली इंडिया को ग्लोबल लेवल पे टेररिज्म के खिलाफ अपना स्टैंड जो है वो मजबूत करने के लिए, और जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के साथ मिलकर बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, और जो एक्सपोज कर पाए पाकिस्तान को कि कैसे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कराता है, और इंडिया की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स टेररिज्म। तो उसमें बेसिकली रशिया, जापान और यूएई ने अपना सॉलिडारिटी एक्सप्रेस किया है इंडिया के साथ, और बोला है कि एंटी टेरर पॉलिसी के साथ वो इंडिया की स्टैंड करते हैं। यहाँ पे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला कि कास्ट सेंसस एक मॉरल ऑब्लिगेशन इंडियन डेमोक्रेसी पे। तो कास्ट सेंसस बेसिकली क्या है कि 1881 से स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश टाइम से 1931 तक चला। एक रेगुलर एक्सरसाइज थी उस टाइम पे, जहाँ पे ब्रिटिश जो है ये जानना चाहते थे कि इंडिया में जो कल्चर, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, पॉपुलेशन आपकी हो गई, रिसोर्स और डिलिमिटेशन पॉपुलेशन का पूरा इंडियन जो समझना चाहते थे। फिर 1931 में आके जो है एक सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया जो पहला, जिसमें इकोनॉमिक स्टेटस भी देखा गया आपके हमारे कास्ट का, रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ के लिए, जिसमें और बेसिकली ये यूज़ करते थे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम होती थी उसको बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है 1951 में आके जो है इस कंटिन्यू को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और सिर्फ एक्सेप्ट फॉर एस सी एंड एस टीज़। और फिर 1961 में जो है सेंटर ने अलाउ करा कि स्टेट्स जो है खुद का अपना उसका सर्वे करा सकते हैं कंपाइल करने के लिए ओबीसी लिस्ट को। लेकिन फिर उसके बाद में जो है क्या होता है कि जो है सोशल और पॉलिटिक्स डायनेमिक्स चेंज होता है पूरा। तो नेशन अब जो है गवर्नमेंट जो है एक नेशन वाइड सेंसस कराने को तैयार हो गई है, और जिसमें कि कास्ट भी न्यूमरेट किया जाएगा। तो उसी को लेकर ये तो बेनिफिट्स क्या होंगे इसके, बेसिकली सोशल इनइक्वालिटी को अपलिफ्ट करेगा। जैसे कि बेटर कास्ट डेटा रहेगा तो रिजर्वेशंस में हेल्प होगा, किस में कितना चाहिए, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ, मार्जिनलाइज न्यूट्रिशन, सोशल प्रोटेक्शन, इन सब में भी हेल्प मिलेगा। इफेक्टिवनेस रहेगी, जो आपके एक्शंस लिए जाएंगे, पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाएंगी, उसके आउटकम मेजर किया जा सकते हैं, किस कम्युनिटी को कितना बेनिफिट हुआ। कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रोड्यूस करेगा एक इंडियन सोसाइटी की, है ना। और आर्टिकल 340 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी बोलता है कि एक कमीशन सेटअप करना है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए, है ना। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है इंस्पायर आपकी, जो कि इनोवेशन इन साइंस एंड परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च की है, जिसमें यंग स्टूडेंट्स को इनक्रेज किया जाता है कि जो है वो रिसर्च स्कॉलर्स को साइंस में, रिसर्च में इंटरेस्ट बढ़ाएं। और टारगेट ग्रुप जो है साइंस स्टूडेंट्स रहते हैं, मोस्टली अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, है ना। तो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है इन टैलेंट्स को, ताकि वो रिसर्च और उन पैसों से और कर सकें विदाउट एनी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। तो इसमें मंथली स्टाइपेंड मिलता है, फेलोशिप और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए फंडिंग मिलती है, इनोवेटिव साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर काम करने के लिए। तो अभी इशू ये आ रहा है, इसमें ये बताया गया है कि प्रॉब्लम्स इन रिसर्च स्कॉलर्स जो इस स्कीम के अंडर हैं उसको 8 से 13 महीने का स्टाइपेंड नहीं मिला है, और स्कॉलर जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। और कुछ ने ये भी बोला कि इंडिया में रिसर्च करना जो है इंडिया में रिग्रेट करना जैसा है। तो अगर इनको कोई हेल्प होती हो तो ईमेल अगर करते हैं तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है, और हेल्पलाइंस भी बहुत रूड हैं। मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है इन सबको। तो ये बेसिकली जो ये रिसर्च स्कॉलरशिप स्कीम है उसके अंडर बेसिकली इन्होंने बोला है इंस्पायर स्कीम, जो साइंस और रिसर्च को प्रमोट करता है इंडिया में। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ब्रॉडकास्टिंग एंड एंटरटेनमेंट टैक्स के ऊपर, कि ब्रॉडकास्टिंग थ्रू टीवी फॉर एंटरटेनमेंट जो होता है वो सेपरेटली टैक्स कैन बी सेपरेटली टैक्स बाय सेंटर एंड स्टेट सेपरेटली। ठीक है, तो कैसे सेंटर इम्पोज कर सकता है आपका सर्विस टैक्स ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज पे अंडर फाइनेंस एक्ट 1994 के अंडर, और स्टेट इम्पोज कर सकता है एंटरटेनमेंट टैक्स और जो केबल ऑपरेटर्स होते हैं आपके और एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर्स होते हैं।
तो जो ये बेसिकली जो एंट्री 62 है आपकी स्टेट लिस्ट की, उसके अंडर आता है ये। और जो ब्रॉडकास्टिंग का है सर्विस, ये यूनियन लिस्ट की आपकी एंट्री नंबर 97 में आता है। तो ये दोनों सेंटर और स्टेट इस चीज़ को सेपरेटली टैक्स कर सकते हैं, ये बोला गया इसमें। और जो टर्म एंटरटेनमेंट है वो बेसिकली ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूड करता है, जो कि प्राइवेट डिवाइसेस पे किया जा सकता है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, स्मार्ट वॉचेज़ हो गई। और कोर्ट का व्यू है कि एंटरटेनमेंट टैक्स अप्लाई हो सकता है इवन विद इन द प्राइवेट स्पेसेस, जैसे कि होम हो गया, नॉट जस्ट फॉर द पब्लिक, नॉट जस्ट फॉर पब्लिक वेन्यूज़। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली आईएमएफ ने पाकिस्तान को $2.4 बिलियन का फंडिंग दिया है। ये फ्रेश लोन है, पहले से चल रहा जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी था उसके एक्सटेंशन का कंटिन्यूएशन है। और इंडिया ने इसमें वोटिंग में एब्सटेन किया था, वोट नहीं दिया था, क्योंकि पाकिस्तान के फंड्स जो है टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तो इंडिया वही अभी फर्स्ट पेज पे भी हमने देखा, इंडिया FATF को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को डोजियर भेजेगा, जिसमें पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की बात करेगा। और इसका प्रोसेस यही रहता है, पहले IMF का जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रहता है, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड रिव्यू होता है, जिसमें कि ये बोलते हैं कि पाकिस्तान ने सारी कंडीशंस फॉलो की, इसलिए इनको ये फंडिंग मिल रही है। तो FATF के बारे में हमने फर्स्ट पेज पर जान ही लिया। IMF के बारे में जान लेते हैं, इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF बेसिकली 1944 में बना था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। तो इसका पर्पज़ ये है कि जो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करना, मेंबर कंट्रीज़ को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देना कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके टाइम पे, और इंटरनेशनल ट्रेड को जो है प्रमोट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन में भी हेल्प करता है। इसमें लगभग 190 प्लस मेंबर कंट्रीज़ हैं, और हर मेंबर का एक कोटा कंट्रीब्यूशन रहता है, जैसे कि इंडिया का 2.7% है, जो कि वोटिंग पावर और जो फंड कितना मिलेगा वो डिसाइड करता है इसको। इसका वही फंक्शन हो गया कि यही सारा जो फंड करता है, लोन्स एड देता है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, इकोनॉमिक रेजिलियंस और पॉलिसी एडवाइस भी देता है। और जो लोन कंडीशंस क्या रहते हैं, किसी कंट्री को देता है तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बेसिकली उस कंट्री को करना होगा, फिजिकल डिसिप्लिन लाना होगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है उसको इम्प्रूवमेंट करना होगा। और तो बेसिकली ये रहता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और मैनेजिंग डायरेक्टर लीड करते हैं इसको, और हेडक्वार्टर इसका जो है वाशिंगटन में है, आपका वाशिंगटन DC USA में। इसके दो टाइप के फ़ंड हैं, एक रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी फ़ंड, और जो ये जो आपका हो गया जिसके अंदर इसको फंडिंग मिला, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी उनके लिए होता है जो कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहे होते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंडर। और जो रेजिलियंस सस्टेनेबल फंड होता है, कंट्रीज जो कि क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर मैनेजमेंट या फिर जो है इन सब चीज़ों में कोई वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो उसके लिए बेसिकली ये मिलता है। कोई जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हो गया, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस हो गया, तो इन सब के लिए मिलता है फंड। फिर यहाँ पे RBI ने ट्रांसफ़र किया है 2.69 लाख करोड़ गवर्नमेंट को एज अ वाया डिविडेंड। तो कितना किया है, 2.68 लाख करोड़, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 27% हायर है। और इसके पीछे रीज़न क्या बताते हैं कि रोबस्ट डॉलर सेल, RBI वॉज द टॉप सेलर ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व इन एशिया, टॉप सेलर ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है, टॉप सेलर ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व इन एशिया। और स्टीडी राइज हुई है इनकम इंटरेस्ट में, जो इंटरेस्ट के थ्रू इनकम होती है वो स्टीडी राइज हुई है उसमें। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इस बार गवर्नमेंट को जो एक्सपेक्टेड था कि जो है 3 लाख करोड़ डिविडेंड मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिला है, 2.68 लाख करोड़। और ये ऐसा हुआ क्यों है, बेसिकली अभी जो RBI ने उसने कंटेंजेंट रिस्क बफर जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। कंटेंजेंसी रिस्क बफर क्या होता है, ये एक ऐसा RBI का इमरजेंसी बफर है, कोई भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होता है उसको हैंडल करने के लिए। तो हायर कंटेंजेंसी रिस्क बफर रहेगा, मतलब कि RBI के पास ज़्यादा पैसा रहेगा किसी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इमरजेंसी के लिए, तो यानी गवर्नमेंट के पास कम पैसा जाएगा। तो अभी ये इंक्रीज़ कर दिया है, इस बार 7.5% कर दिया गया है, और जो पहले 6.50 था आपको उसको 7.50 कर दिया गया, यानी RBI के पास ज़्यादा पैसा रखेगा, तो उसको थोड़ा सा जितना एक्सपेक्टेशन था गवर्नमेंट उससे कम मिला है, 2.68 लाख करोड़, यही बताया गया इसमें। तो और ये होता किस वजह से, बेसिकली एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क होता है, जिसके थ्रू जो भी RBI की जो बैलेंस शीट होती है उसका 5.5 to 6.5% जो बैलेंस शीट का होता है वो जो है अपने पास रखना होता है, बाकी सारा जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना होता है सरप्लस मनी वाया डिविडेंड। तो इस पूरे फ्रेमवर्क के थ्रू जो है ये सारा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ उसमें बेसिकली ट्रंप ने वार्निंग दी है जो एप्पल के जो CEO हैं उनको, कि जो है जो भी सेल होता है US में जो एप्पल का फ़ोन, वो मैन्युफैक्चर होना चाहिए विद इन
द यूएस ओनली, और अदरवाइज़ 25% टैरिफ देना होगा जो भी फ़ोन इंडिया में मेड होंगे या कहीं और बनाए जाएंगे। तो इंडिया में बेसिकली कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब है इनका? तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है। तो एप्पल को हमारे जो वो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करता है यहाँ पे, जैसे कि फॉक्सकॉन हो गए, पेट और पेगाट्रॉन हो गए, इन सबको यूज़ करता है। तो वहाँ के एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो है अगर शिफ्ट हो गया ये मैन्युफैक्चरिंग यूएस में तो वहाँ पे एडिशनल जॉब्स क्रिएट होंगे, ऐसा बोलना है उनका। यहाँ नेक्स्ट न्यूज़ में यूएस के फेडरल कोर्ट ने बेसिकली जो है हार्वर्ड जो एक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक फ़ैसला लिया था कि जिसमें हार्वर्ड के जो फॉरेन स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट कम करने की बात की थी, कोशिश की गई थी, तो हार्वर्ड ने कोर्ट ने कहा कि ये डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इससे ज़्यादा 7,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा और फ्यूचर में भी जो है काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर एप्लीकेंट्स इस मतलब उन्होंने हार्वर्ड ने वार्निंग दी कि ऐसे स्टेप से फ्यूचर एप्लीकेंट्स भी जो है डरेंगे और कोर्ट ने टेम्परेरी रिलीफ दिया एक टाइम का, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अभी भी जो है क्या होगा वो देखना होगा। यहाँ पे जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी इस्तांबुल में रिसेंट टॉक्स हुई थी उसमें जो है बेसिकली जो मेजर प्रिजनर एक्सचेंज यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में हुआ, जो प्रिजनर एक्सचेंज है दोनों के बीच में फ्राइडे को हुआ, कुछ प्रोग्रेस हुई जो इस्तांबुल में टॉक हुई थी उसके बारे में। तो यही बोला गया कि जो है 390 यूक्रेनियंस को रिलीज़ किया है रशिया ने, और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि जो है 217 मिलिट्री पर्सनल्स और 120 सिविलियंस एक्सचेंज हुए दोनों साइड से। और तो ये एक्सचेंज बेलारस और यूक्रेन के बॉर्डर पे हुआ और ये फर्स्ट पीस टॉक्स जो 2022 इन्वेजन के बाद जो रशिया के बाद जो है पहला ये वीक है जिसमें ये प्रिजनर एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पे इसराइल जो गाज़ा पे कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है तो उसकी वजह से पूरा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है और बॉर्डर पे ब्लॉकेड लगा रखा है पूरा उनका, जिसकी वजह से फूड वाटर और जो उनको मदद भेजी जा रही है यूनाइटेड नेशन की तरफ से वो भी नहीं जा पा रहा है। बट कुछ मदद अलाउ की है जाने के लिए बॉर्डर से, वो भी एक बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि स्पूनफुल जो मदद है, चमचे भर मदद, वो उसमें जाने दे रहे हैं उनको। तो बॉर्डर पे कई सारे लगभग 9,000 यूएन के ट्रक्स खड़े हुए हैं उनको हेल्प के लिए, बट सिर्फ एक 1/3 ही जो है गाज़ा के अंदर जा पा रही है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है वहाँ पे। आज के न्यूज़पेपर में हमने यही देखा बेसिकली इसराइल और गाज़ा के बीच में क्या चल रहा है और रशिया और यूक्रेन के बीच में फर्स्ट टाइम जो है प्रिजनर्स का एक्सचेंज हुआ। फिर यहाँ पे जो है जो हार्वर्ड में फॉरेन स्टूडेंट्स को कम करने का डिसीजन था वो वहाँ के फेडरल कोर्ट ने यूएस के जो है स्टे लगा दिया है और यहाँ पे 25% टैरिफ लगाने की बात की गई जो एप्पल मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया में। और आरबीआई ने यहाँ पे जो है 2.96 लाख करोड़ ट्रांसफ़र किया है गवर्नमेंट को वाया डिविडेंड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंडर। और यहाँ पे आईएमएफ के बारे में जाना जो कि उसके एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और जो है रेजिलियंस फंड फैसिलिटी के बारे में जाना। फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो है कोर्ट ने अलाउ किया है सेंट्रल और स्टेट को जो है एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने के सेपरेटली, और यहाँ पे कैसे इंस्पायर जो रिसर्च फंडिंग के लिए उसमें स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत आ रही है। फिर कास्ट सेंसस के बारे में जाना। फिर यहाँ पे कैसे जो मल्टी पार्टी डेलीगेशंस बाहर गए उनको कैसे सपोर्ट गार्नर करने के लिए पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के अगेंस्ट। फिर यहाँ पे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में जाना हमने। फिर यहाँ पे हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने अपने क्या रूल्स चेंज किए हैं वोटिंग के टाइम पे, पोलिंग टाइम के। फिर यहाँ पे हमने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बारे में जाना और ग्रुप ए के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। और सबरीमाला टेम्पल वेस्ट के बारे में हमने जाना कि क्या वहाँ पे चल रहा है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर हो रहे हैं जो उन्होंने क्या बोला जुडिशरी के बारे में। फिर यहाँ ड्रग मेनेस और जो स्मगलिंग होता है पाकिस्तान के बॉर्डर से उसके बारे में हमने देखा कि क्या अवेयरनेस की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जाना। और फिर यहाँ पे जो है हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन और ट्रम्प के बीच में कैसे ट्रेड वॉर चल रहा है। फिर यहाँ पे हमने नॉर्थ ईस्ट के बारे में जाना और जो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट हुई है उसके बारे में पीएम मोदी ने क्या बोला नॉर्थ ईस्ट के इंपॉर्टेंस को लेके। तो ये था आज का हमारा पूरा न्यूज़ डिस्कशन, और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।